हाँ जी, करे स्टार्ट। सो वेलकम बैक कोडर आर्मी इन अवर एलएलडी सीरीज। और आज के इस लेक्चर में ना हम एक नया डिज़ाइन प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। हम पेमेंट गेटवे सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब पेमेंट गेटवे सिस्टम क्या होता है? देखो, अलग अलग एप्लीकेशन ना पेमेंट गेटवे सिस्टम को अपने अंदर इंटीग्रेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेजन से कुछ ऑर्डर करते हो, आप उसको कार्ट में डालते हो, फाइनली आप पेमेंट करते हो, यानी कि वहाँ भी एक पेमेंट गेटवे सिस्टम है। जोमेटो, ओला, उबर, स्विगी, जो भी आप एप्लीकेशन अपने मन में सोच सकते हो, ज़्यादातर एप्लीकेशंस अपने पास एक पेमेंट गेटवे सिस्टम को इंटीग्रेट करती है, तभी तो वो यूज़र से पेमेंट करवाती है, राइट। और इस एप्लीकेशन में जो आज हम बनाएंगे, आज हम इसी को सीखेंगे कि एक पेमेंट गेटवे सिस्टम की एलएलडी कैसे बनती है, उसका डिज़ाइन कैसे बनता है। अब पहली बात तो दो डिफरेंसेस हैं। एक होता है पेमेंट गेटवे सिस्टम जो आप किसी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हो, जो आज हम देखेंगे, और एक होता है किसी बैंकिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर, जैसे पेटीएम का इंटरनल आर्किटेक्चर, कि वो पैसों को कैसे मैनेज करता होगा, राइट। या फिर लेट्स से जीपे का इंटरनल आर्किटेक्चर। आज हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एक पेमेंट गेटवे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो कोई भी एप्लीकेशन प्लग एंड प्ले कर सकती है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, राइट। इंटरेस्टिंग, राइट। और अभी तक जैसे हमने जोमेटो का डिज़ाइन देखा था, उसमें भी हमने पेमेंट गेटवे सिस्टम को इंटीग्रेट किया था और हमने माना था कि वो ऑलरेडी बना हुआ है, हम बस उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो आज हम उसी को बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ स्क्रीन पे। तो देखो भाई, पेमेंट गेटवे सिस्टम को बनाने के लिए ना जो भी रिक्वायरमेंट्स लगेंगी वो मैंने पहले ही यहाँ लिख के रखी हुई हैं, ठीक है। दोबारा स्टार्ट, कट, स्टार्ट। हाँ जी, तो देखो, पेमेंट गेटवे सिस्टम को बनाने के लिए ना जोन सी भी रिक्वायरमेंट लगेगी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के रखी हुई है। हम एक बार उसके गो थ्रू कर लेते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या फीचर होना चाहिए? इट शुड सपोर्ट मल्टीपल प्रोवाइडर्स, जैसे कि पेटीएम, रेजर पे, या कल को और भी कोई नए प्रोवाइडर्स आए तो हम उसे इजीली इंटीग्रेट कर पाएँ, राइट। जैसे कल को अगर जी पे आ जाए तो भी हम उसे अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर पाएँ, वगैरह वगैरह, है ना। अब मल्टीपल प्रोवाइडर्स होते क्या हैं, इसको ऐसे समझो कि जैसे आपके पास, जैसे हमने जोमेटो का जब क्लोन बनाया था टोमेटो, हमने उसमें क्या किया था, हमने कहा था कि कोई भी यूज़र रेस्टोरेंट से आइटम्स ऑर्डर कर सकता है, उसको ऐड टू कार्ट करेगा और फाइनली उसके लिए पे करेगा। तो जब कोई यूज़र पे करता है तो किसी भी एप्लीकेशन में पेमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। और उन तरीकों में एक होता है कि आप किसी और एप्लीकेशन पे स्विच कर जाओ जो कि पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल पेटीएम, रेजर पे, ऐसी और भी एप्लीकेशन है, गूगल पे, राइट, जिसमें आप यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू पे कर सकते हो। अभी हम मान के चलते हैं सिर्फ यूपीआई के थ्रू जो पे कर सकते हो, कि जब आप कोई खाना ऑर्डर कर रहे हो, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन, और आपके पास ऑप्शंस होता है कि किसके थ्रू पे करना है, तो आप चूज़ करते हो किसी वॉलेट के थ्रू या यूपीआई के थ्रू। तो आपको बहुत सारे वॉलेट्स दिखाता है, पेटीएम दिखा सकता है, जी पे दिखा सकता है ना। और अगर वॉलेट्स नहीं दिखा रहा तो कुछ पेमेंट पार्टनर्स दिखा सकता है, जैसे कि रेजर पे दिखा सकता है। हमारी एप्लीकेशन के सब बराबर है, हमारी एप्लीकेशन में ये सब थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जो एक्चुअल पेमेंट करवाएंगे। हम उसके बीच का एक गेटवे बना रहे हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन होगी, कैसे वहाँ हम उसको भेजेंगे रिक्वेस्ट को, वहाँ से हमें कंफर्मेशन आएगी, और ये पूरा फ्लो बेसिकली हम बना रहे हैं, राइट। तो हमारे पास इट शुड सपोर्ट मल्टीपल प्रोवाइडर्स, ये हमारे लिए प्रोवाइडर है, पेटीएम, रेजर पे, वगैरह वगैरह। और वी कैन ईजिली ऐड न्यू गेटवे इन द फ्यूचर, जो हमने बात की, हम इसमें और गेटवेज ऐड कर सकते हैं, अभी जैसे दो ही हैं, राइट। तो स्केलेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखो, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड पेमेंट फ्लो विद रिक्वायर्ड वैलिडेशंस। अब स्टैंडर्ड पेमेंट फ्लो क्या होता है? देखो, जब भी आप कोई पेमेंट रिलेटेड काम करते हो ना, तो एक स्टैंडर्ड फ्लो मेंटेन करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई पेमेंट होगी ना, हमेशा हम पहले वैलिडेट करेंगे। लेट्स से वैलिडेशन स्टेप में हम करते हैं कि यूज़र के अकाउंट में सफिशिएंट फंड है या नहीं है, या फिर ये जो रिक्वेस्ट है पेमेंट की, ये वैलिड है या नहीं है, उसे हम देख सकते हैं करेंसी वैलिड है या नहीं है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लेट्स से इनिशिएट करेंगे पेमेंट को, जिसमें एक्चुअल पेमेंट होगी, ठीक है। इसमें हम एक्चुअली पेटीएम को या रेजर पे को बोलेंगे कि भाई ले पेमेंट करके ला, और वो हमें कुछ रिस्पॉन्स करेगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। अब पेमेंट सक्सेसफुल कैसे नहीं हो सकती? बहुत सारे सिनेरियो हो सकता है लेट्स से सर्वर इशू हो, नेटवर्क इशू हो कोई, या फिर रिक्वायर्ड फंड ही ना हो यूज़र के अकाउंट में, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो वैलिडेट किया हमने, इनिशिएट किया पेमेंट को, और जब पेमेंट हुई या नहीं हुई उसके बाद हमने उसको कन्फर्मेशन पे डाल दिया। कन्फर्मेशन एक फंक्शन हो सकता है जो तय करेगा कि जो पेमेंट है ये कन्फर्म्ड हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये तीन स्टेप है, वैलिडेट, इनिशिएट और कन्फर्म। ये तीनों हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। मतलब पहले वैलिडेट होगा, उसके बाद पेमेंट इनिशिएट होगी, और फिर पेमेंट कन्फर्म होगी।
ऐसा कभी नहीं होगा कि पेमेंट पहले ही कंफर्म हो जाए और इनिशिएट ही ना हो, राइट। तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि इसमें हम कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करने वाले हैं। हमने टेम्पलेट मेथड पैटर्न पढ़ा था, राइट। तो टेम्पलेट मेथड पैटर्न यहाँ पे यूज़ होगा इस पेमेंट फ्लो को स्टैंडर्डाइज करने के लिए थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो अलग अलग गेटवे, फॉर एग्जाम्पल पेटीएम गेटवे, रेजर पे गेटवे अलग तरीके से वैलिडेट करते होंगे, पेमेंट को इनिशिएट करते होंगे या पेमेंट को कंफर्म करते होंगे, पर हमारा काम है उसका, चाहे वो किसी भी तरह से इनिशिएट, वैलिडेट या कंफर्म करे, पर फ्लो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि पहले पेमेंट वैलिडेट होगी, फिर इनिशिएट होगी और फिर कंफर्म होगी। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। बाकी जब हम इसको यूएमएल में और कोड में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। लास्ट पॉइंट है, हमारे को एरर हैंडलिंग भी करनी है और रीट्राई मैकेनिज्म लगाना है। अच्छा, रीट्राई मैकेनिज्म क्या होता है? रीट्राई मैकेनिज्म कहता है कि लेट से पेमेंट फेल हो गई किसी भी रीज़न से, जैसे हमने डिस्कस किया सर्वर इशू होगा या फिर अकाउंट में फंड ही नहीं होगा किसी भी रीज़न से, तो हम सीधा ये नहीं बोल देंगे कि पेमेंट फेल। इंटरनली ना हम उसको रीट्राई करेंगे 1 बार 2 बार, और वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी वैल्यू रीट्राई की वहां पे रखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम रीट्राई रखते हैं 3, तो 3 बार रिट्राई करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। इनमें से जब जब फेल होता है वो रिट्राई करता रहेगा। किसी बार भी अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो उसको ट्रू भेज देगा कि भाई पेमेंट इज सक्सेसफुल, अब दोबारा रिट्राई करने की जरूरत नहीं है। किसको भेज देगा? क्लाइंट को। क्लाइंट कौन है यहाँ पे? अब वो हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्लासेस बनाएंगे। अभी आपको समझना है कि हमें रीट्राई मैकेनिज्म को भी इंटीग्रेट करना है और एरर हैंडलिंग करनी है। एरर हैंडलिंग तो सिंपल है, कोई भी एरर आता है हमें उसे लॉग करना है, और यहाँ पे हम लॉग के लिए क्या करते हैं, हम उसको कंसोल पे आउटपुट दिखा देते हैं, राइट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जिसको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे मैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रीज़न 1 क्योंकि वो थ्रू आउट दी एप्लीकेशन है ज़्यादातर सेम ही रहती है। आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन स्केलेबल होनी चाहिए, प्लग एंड प्ले होनी चाहिए, राइट। और क्या क्या हो सकता है, आपका सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, ये सब हमेशा सेम रहता है। तो आप मान के चलो वही नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो पहले हमने डिस्कस करी है वही यहाँ भी है। इसके अलावा देखो मैंने कुछ एडिशनल फीचर्स रखे हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। इसको हम यहाँ भी इंटीग्रेट कर सकते थे, पर मुझे लगा ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसी को और आप थोड़ा सा एक्सपेंड करो और इन सारे फीचर्स को इंटीग्रेट करो हमारे पेमेंट गेटवे पे, जो हम अभी बनाएंगे, ठीक है। तो इस पर लास्ट में आते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पेमेंट गेटवे का एक फ्लो कि एक्चुअली होता क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना पेमेंट गेटवे का हैप्पी फ्लो। अच्छा, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारा पेमेंट गेटवे बनने जा रहा है ना, ये एक प्लग एंड प्ले मॉडल रहेगा। कोई भी एप्लीकेशन जो किसी पेमेंट गेटवे को यूज़ करना चाहती है वो हमारा ये वाला जो एप्लीकेशन है इसको अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकती है, राइट। तो हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि हम जो गेटवे बनाए ना वो बहुत प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम करता हो, ईजिली उसको कोई भी यूज़ कर सके, यानी कि एक सिंगल एंट्री होनी चाहिए उसकी। क्योंकि जो हमारा क्लाइंट होगा, लेट से हमारे पास एक क्लाइंट होगा, और ये क्लाइंट कोई भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन जो हमारे पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहती है। लेट से अभी के लिए क्लाइंट है अमेजॉन, ठीक है, और ये है हमारा पेमेंट गेटवे। अब इस पेमेंट गेटवे में तो इंटरनली बहुत सारी क्लासेस होंगी, हम बहुत सारी क्लासेस बनाएंगे छोटी छोटी, ठीक है, और उन क्लासेस के बीच में थोड़ा सा कॉम्पोजिशन रिलेशन या इनहेरिटेंस रिलेशन होगा। बट ये जो हमारा क्लाइंट है ना, इनको इससे अवेयर होने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट को सिर्फ एक पेमेंट गेटवे से अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रोलर या सर्विस क्लासेस होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं हमारा एक पेमेंट गेटवे का फ्लो क्या होता होगा। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता होगा ना कि हमारा जो क्लाइंट है, अगेन क्लाइंट कौन है, कोई भी एप्लीकेशन जो इस गेटवे को यूज़ करेगी, वो एक पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट देती होगी हमें। अब ये पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है वो डिस्कस कर लेंगे। इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती होंगी, जैसे पेमेंट कौन कर रहा है, सेंडर, रिसीवर, अमाउंट वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ एक रिक्वेस्ट देती होगी जो हमारी एप्लीकेशन में आता होगा और उससे हम पेमेंट को करवाते होंगे। पेमेंट कौन कराता होगा? एक गेटवे नाम की क्लास होगी हमारे पास, पेमेंट गेटवे नाम की क्लास, ठीक है। और हमने कहा हमारे पास अलग अलग तरह के गेटवे हो सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक पेटीएम का गेटवे हो सकता है, रेजर पे का हो सकता है, और कल को हम और भी गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्कस करते हैं गेटवे क्या होता है। जनरली इस वर्ड का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं। देखो क्या होता है ना, इमेजिन करो ये आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें इस एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी, है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है। पर ये आपकी एक एप्लीकेशन है और सब कुछ सारी क्लासेस इसी एप्लीकेशन के अंदर है, ठीक है। तो एक तो आप ये चीज़ मान के चलो, लेट से मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ कि ये बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपकी इस एप्लीकेशन के अंदर हैं और इन क्लासेस के बीच में कोई रिलेशन होगा, राइट। मैं इस तरह का रिलेशन अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट।
और ये हमारी एप्लीकेशन का बॉर्डर है, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन का बॉर्डर है। बॉर्डर किस चीज़ से? बॉर्डर है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, एक्सटर्नल दुनिया से। हो सकता है यहाँ पे पूरा इंटरनेट है, ठीक है, सर्वर कॉल है। बेसिकली हमारी एप्लीकेशन से बाहर अगर आपको कोई कॉल करनी है तो आपको पता होगा हम एक HTTP कॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये वो HTTP कॉल्स हैं जो सर्वर से बाहर जाती होंगी, यानी कि ये हमारी एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं है, ये पूरा बाहर का हिस्सा हमारी एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो जिसके थ्रू, जिस क्लासेस के थ्रू या जिस लेट से लेयर के थ्रू हमारी सारी कॉल्स बाहर जा रही हैं, उसको हम यहाँ पे गेटवे बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से बना लेता हूँ, उसको हम यहाँ पे गेटवे बोलते हैं। अब कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, तो एक API गेटवे अलग होता है HLD में, हाई लेवल डिज़ाइन में, या जब हम जनरली बात कर रहे होते हैं। पर जब हम लो लेवल की बात करते हैं ना, तो हम गेटवे उसे कहते हैं जो हमारी एप्लीकेशन का एक गेट है। बेसिकली हमारी एप्लीकेशन से बाहर जाने के लिए, कोई कॉल करने के लिए आपको इस गेटवे के थ्रू होते जाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये याद रखना, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना पेमेंट गेटवे की, और हम कहते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के गेटवे हैं, एक हमारे पास है पेटीएम का गेटवे, एक हमारे पास है रेजर पे का गेटवे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक हिस्सा होगा यहाँ पे एप्लीकेशन में, यहाँ पे, ठीक है, जो कि होगा एक लेट से पेटीएम का गेटवे। और हमारी ये जो बाकी एप्लीकेशन है ना, ये बची हुई एप्लीकेशन, वो इस गेटवे से बात करती होगी, है ना। और ये गेटवे इंटरनेट के थ्रू किसी बैंक से बात करता होगा, है ना। बैंक इसको रिस्पॉन्स देता होगा इस गेटवे को, और ये गेटवे हमारी क्लासेस को रिस्पॉन्स देता होगा। यानी कि हमारी ये जो इंटरनल क्लास है ना, इसे पता होने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर कॉल कैसे करनी है या बाहर किसको कॉल करनी है। वो सब कौन संभालेगा? हमारा गेटवे संभालेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारी एप्लीकेशन का गेट है जिसके थ्रू कॉल्स बाहर जाती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। और हम गेटवे क्यों बनाते हैं ये भी आपको समझ आ रहा होगा, ताकि एक ही सिंगल ऐसी क्लास हो या सिंगल ऐसी लेयर हो सकता है उसमें मल्टीपल क्लासेस भी आती हो, जो हैंडल करे बाहर की कॉल्स को, और इंटरनल एक्सटर्नल जो कॉल्स जा रही है वो हैंडल करे, और बाकी एप्लीकेशन को ये पता होने की जरूरत नहीं है वो कॉल कैसे जाती है, ठीक है। तो इसको आप कुछ कुछ ना प्रॉक्सी पैटर्न की तरह मान सकते हो, जो कि हमारी रिमोट प्रॉक्सी थी। ऑल्दो यहाँ हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, वो आपको डिस्कस करेंगे क्यों नहीं यूज़ करेंगे, बट अभी आप उसको इस तरह मान सकते हो कि हमारी एक बैंकिंग सिस्टम कहीं बाहर है इंटरनेट पे, और ये हमारा एक पेटीएम का गेटवे है जो इस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करता होगा, ठीक है। हो सकता है आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत क्लियर हुई हो सकता है थोड़ी बहुत ना हुई हो, पर कोई बात नहीं। अभी जब हम UML देखेंगे और उसका कोड देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम अपना फ्लो डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था कि हमारे पास अलग अलग तरह के गेटवे हो सकते हैं, एक पेटीएम गेटवे हो सकता है, एक रेजर पे गेटवे हो सकता है, और आगे हम और भी गेटवे ला सकते हैं। और ये इंटरनेट के थ्रू, या फिर लेट से यहाँ पे एक इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट कॉल्स है, इसके थ्रू किसी और क्लासेस से बात करते होंगे जो हमारे बैंकिंग सिस्टम होते होंगे। लेट से ये पेमेंट का पेटीएम का बैंकिंग सिस्टम है, ये रेजर पे का बैंकिंग सिस्टम है, राइट। ये उन क्लासेस से बात करते होंगे और ये फाइनली रिटर्न करती होंगी कि पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं, लेट से ट्रू या फॉल्स। सेम ये भी ट्रू या फॉल्स। एक बार ये रिटर्न कर देंगी तो ये हमारे क्लाइंट को रिटर्न कर देंगी ट्रू या फॉल्स, राइट। तो इस तरह का पूरा फ्लो होता होगा कि हमारा क्लाइंट इंटरेक्ट करने आता होगा एक पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के, वो जाता होगा हमारे गेटवे पे, और गेटवे इंटरनेट के थ्रू किसी बैंकिंग सिस्टम से बात करता होगा, और बैंकिंग सिस्टम डिसाइड करता होगा कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो ये आपको शायद थोड़ा बहुत फ्लो समझ आया होगा। अब हम जंप करते हैं अपने UML की तरफ को, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अपना UML बनाने के लिए ना हम सबसे पहले अगेन बॉटम अप अप्रोच यूज़ करेंगे। तो हम पहले छोटी क्लासेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्लास है ना, मेरे को जो समझ आ रही है, हम बनाते हैं अपना पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। ये वो है जो एक्चुअली क्लाइंट क्रिएट करके हमें दे देगा, या हो सकता है हम भी क्रिएट करें, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में कि हम क्रिएट करेंगे या क्लाइंट क्रिएट करेगा। पर अभी के लिए मान लो आप एक पेमेंट रिक्वेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। यानी कि हमारे लिए ये जो क्लास है ना, ये एक मॉडल क्लास है, ठीक है। हमने पढ़ी लिया मॉडल क्लास क्या होती है, जिसमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके गेटर सेटर होते हैं और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। देखो, बेसिक चीज़ें होगी। इसके अंदर होगा किसने पेमेंट करनी है, सेंडर का नाम, राइट। किसको पेमेंट करनी है, रिसीवर का नाम। कितने की पेमेंट करनी है, लेट्स से उसे हम डबल में रख लेते हैं, अमाउंट, ठीक है। और एक और चीज़ रख लेते हैं, लेट्स से किस करेंसी में पेमेंट करनी है, करेंसी, ये भी स्ट्रिंग होगा हमारा, करेंसी। करेंसी रखने की क्यों ज़रूरत है कि लेट से कल को हम
इसको इस तरह बना रहे हैं कि कल को हमारा पेमेंट गेटवे डॉलर्स या यूरोज येन्स इन सब में भी पेमेंट को हैंडल कर सके, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी हैंडल कर सके। तो अगर हमारे गेटवेज इंटरनेशनल आ गए जैसे पेपैल, राइट, तो ये सारे को भी वो हैंडल कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पे करेंसी का भी एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग रख लिया है। ये आप आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, राइट, आप इसको रख भी सकते हो निकाल भी सकते हो। हमने इसको रख लिया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई, बेसिक सेंडर, किसने पैसे भेजने हैं, किसको भेजने हैं, रिसीवर कितने का भेजना है, अमाउंट, और कौन सी करेंसी में भेजना है, सिंपल, ठीक है। अब यहीं पे आप उसके गेटर्स एंड सेटर्स भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, पर आप समझ जाओ बेसिक गेटर सेटर्स जो होते हैं। तो हमने ना अभी के लिए एक पेमेंट रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब आगे इस पेमेंट रिक्वेस्ट को कॉल कौन करेगा, कैसे ये पास ऑन होगा, वो धीरे धीरे देखते हैं। अभी हमने कहा था कि हमारा गेटवे होगा जो इंटरनेट के थ्रू किसी बैंकिंग सिस्टम से बात करता होगा। तो एक बार पहले उसकी हायरार्की बना लेते हैं, राइट। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बैंकिंग सिस्टम बनाते हैं, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अब इस बैंकिंग सिस्टम को हम एज एन इंटरफेस रख सकते हैं, यानी कि हम इसके नाम के आगे आई लगा सकते हैं, जो हम कन्वेंशन हमेशा यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट, या फिर हम इंटरफेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बैंकिंग सिस्टम है। लेट्स से इसके पास एक ही मेथड होता होगा जिसका नाम होगा लेट्स से प्रोसेस पेमेंट, ठीक है। और लेट्स से ये एक अमाउंट लेता होगा, अमाउंट, और पेमेंट को प्रोसेस करता होगा किसी तरह, ठीक है। तो ये चीज़ इसके पास होती होगी प्रोसेस पेमेंट नाम की। अब क्योंकि ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी कि एक इंटरफेस है, इसके पास इसकी कोई कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन भी होती होगी। तो हम 2 कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम 2 को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगेन याद रखना, ये जो बैंकिंग सिस्टम वाला पार्ट है, हम इसके अंदर नहीं घुस रहे, हम ये नहीं देख रहे कि जो पेटीएम के अंदर का जो बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें एक्चुअली पैसे ट्रांसफर होते हैं, यूपीआई पेमेंट्स ट्रांसफर होती है इस अकाउंट से किसी और अकाउंट में, राइट, वो कैसे होता है, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम कभी और वीडियो में देखेंगे। पर अभी हम मान के चल रहे हैं ये एग्जिस्ट करता है, इस हायरार्की को जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बस यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसके अंदर ज़्यादा इंटरनली घुसेंगे नहीं। हम मान के चल रहे हैं बस एक ही मेथड है जिसका नाम है प्रोसेस पेमेंट, हम उसे अमाउंट देते हैं, वो पेमेंट को प्रोसेस करता है। और लेट्स से ये बूलियन मेथड है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। हमारे को बस इतना एक्सेस है इस फंक्शन में ला के दिया है। अब हम 2 तरह के बैंकिंग सिस्टम बना लेते हैं। एक बनाते हैं हम पेटीएम का बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, और एक ऐसे ही हम रेजर पे का बना लेते हैं। तो हमने 2 तरह के बैंकिंग सिस्टम बना दिए, एक पेटीएम का और एक रेजर पे का, और दोनों क्योंकि इसको इनहेरिट कर रहे हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम को, तो दोनों के पास एक मेथड आ जाएगा जो कि होगा अगेन हमारा प्रोसेस पेमेंट, राइट। तो दोनों के पास प्रोसेस पेमेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी अमाउंट लेता होगा और इसको डिफाइन करता होगा, सेम तरह से रेजर पे आ जाएगा, कुछ इस तरह से, राइट। तो हमारी ये हायरार्की बन गई हमारे बैंकिंग सिस्टम की, और हमने कहा ये हमें ऑलरेडी मिल रही है, ये हमारे मॉडल के लिए एक प्लग एंड प्ले है, जो कि हम इस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे इंटरनेट के थ्रू, राइट। हमारी रिक्वेस्ट इस इंटरनेट से होते हुए यहाँ जाएगी, और हम जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा, लेट्स से पेटीएम का गेटवे या रेजर पे का गेटवे, उस हिसाब से हमारा पेमेंट बैंकिंग सिस्टम या रेजर पे बैंकिंग सिस्टम कॉल हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे मान सकते हो कि या तो ये हमारी एप्लीकेशन में हमने खुद ही बनाया होगा या हम थर्ड पार्टी यूज़ किया होगा, पर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमसे डील नहीं कर रहे, क्योंकि अगेन खुद का एक अलग एलएलडी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है, ये एक बैंकिंग सिस्टम है। हम यहाँ पे एक गेटवे को डील कर रहे हैं कि कैसे कोई एक नॉर्मल एप्लीकेशन पे बैंकिंग सिस्टम के बीच में जो एक मीडिएटर का काम करता है, गेटवे सिस्टम, वो कैसे हैंडल करता है रिक्वेस्ट को, राइट। तो हम वो बना रहे हैं। तो एक तो आपको समझ आ गया होगा, हमने एक हायरार्की ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक हमने ड्रॉ कर दिया अपना पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था, हमें गेटवे चाहिए, ठीक है। तो अब अपना गेटवे बना लेते हैं, ठीक है, और इसका हम नाम रखेंगे अगेन पेमेंट गेटवे। तो हमने यहाँ पे पेमेंट गेटवे नाम का एक क्लास बना लिया, ठीक है। अब इसके पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली इसके पास एक बैंकिंग सिस्टम होगा, राइट, क्योंकि यही तो गेटवे है जो बैंकिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। हमने कहा था ना हमारी एप्लीकेशन में एक गेटवे होगा, ये वो गेटवे है जी, और ये इंटरनेट है, और जिसके अलावा यहाँ पे हमारा एक बैंकिंग सिस्टम है जो ये वाली एप्लीकेशन है। और इंटरनेट के थ्रू जो HTTP कॉल होती है वो गेटवे के थ्रू होते हुए जाती है, यानी कि गेटवे के पास इसका एक रेफरेंस तो होता होगा। अब इसको आप एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं कह सकते, आप कह सकते हो अगर बीच में इंटरनेट है तो ये सीधा एक API कॉल थोड़ी, मतलब सीधा रेफरेंस से वेरिएबल के थ्रू थोड़ी कॉल कर सकता है, मतलब सीधा इस ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर सकता ना, राइट, क्योंकि ये जो
ऑब्जेक्ट है यार, ये जो क्लासेस है ये इस एप्लीकेशन के अंदर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हमारे लॉजिक के हिसाब से, ये तो कहीं और एग्जिस्ट कर रही है किसी और सर्वर पे। तो कहने को यहाँ पे अगर ये आई बैंकिंग सिस्टम का एक रेफरेंस रखेगा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेट्स से IBS आई बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वो कैसे रख सकता है जब ये क्लास ही इस सर्वर पे या इस एप्लीकेशन पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास होगी ना, ये जो क्लास की हायरार्की है ये तो कहीं और होगी, इंटरनेट पे कहीं और किसी और सर्वर पे डिप्लॉय होगी। तो हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि हम इस पेमेंट गेटवे के अंदर सीधा सीधा इसका एक ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। बेसिकली हम सीधा नहीं कह सकते कि आई बैंकिंग सिस्टम, लेट्स से हम उसके ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं IBS। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमने क्या प्रॉब्लम डिस्कस करी कि ये जो हायरार्की है ना, ये जो क्लासेस की हायरार्की है ये तो किसी और सर्वर पे अवेलेबल है, ये हमारी एप्लीकेशन का हिस्सा ही नहीं है। और अगर ये हमारी एप्लीकेशन का हिस्सा ही नहीं है तो हम इस क्लास को यहाँ कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर दो? ये क्लास ही नहीं बनी हुई, कंपाइलर एरर आ जाएगा, ये क्लास ही रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, राइट? तो इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना जनरली हम इंटरव्यूअर को ये समझा सकते हैं, राइट? अगर आप एक इंटरव्यू दे रहे हो तो आप उसको बता सकते हो कि लेट से हमने क्या किया होगा, हमने यहाँ पे एक प्रॉक्सी को इंट्रोड्यूस किया होगा, एक रिमोट प्रॉक्सी को। आपने रिमोट प्रॉक्सी पढ़ा था प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न में। रिमोट प्रॉक्सी क्या होती है? रिमोट प्रॉक्सी होती है जो एक रिमोट ऑब्जेक्ट को, हमारे केस में आई बैंकिंग सिस्टम, उसको मिमिक करती है, उसकी तरह दिखती है, और पेमेंट गेटवे को लगेगा कि वो एक आई बैंकिंग सिस्टम से बात कर रहा है, बट एक्चुअली वो एक प्रॉक्सी से बात कर रहा होगा, और प्रॉक्सी हमारे बैंकिंग सिस्टम से बात कर रही होगी, राइट? तो बेसिकली इस प्रॉक्सी का भी नाम लेट्स से आई बैंकिंग सिस्टम ही होगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर, और ये जो आई बैंकिंग सिस्टम है ये बात करता होगा इस वाले आई बैंकिंग सिस्टम के अंदर, राइट? तो एक्चुअली जो हमने कहा था कि गेटवे कॉल होगी, जो HTTP कॉल्स होंगी वो होंगी इस प्रॉक्सी के थ्रू, ठीक है? आप ऐसा मान लो। तो HTTP कॉल एक प्रॉक्सी के थ्रू होंगी, जो हम अभी बना नहीं रहे हैं क्योंकि इससे हमारा डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर आप ऐसा मान के चलो कि जो पेमेंट गेटवे है ना, ये जो रेफरेंस स्टोर कर रहा है आई बैंकिंग सिस्टम का, ये एक्चुअली एग्जैक्टली ये वाला रेफरेंस नहीं है, ये एक प्रॉक्सी है, और प्रॉक्सी इन टर्न पूरा का पूरा कॉल करता होगा एक नए बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक आई बैंकिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट रख लिया IBS। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है अब आपको पता ही लग गया, ये एक प्रॉक्सी के थ्रू होते हुए जाता है जिसके अंदर हम अभी नहीं घुस रहे हैं। अब आप बस इतना मान के चल लो कि यहाँ पे इसके पास एक आई बैंकिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसके अलावा इसके पास एक पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट भी होगा हमारे पास, ये जो पेमेंट रिक्वेस्ट हमने बनाई है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हम ये भी बना लेते हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट, लेट्स से PQ, पेमेंट रिक्वेस्ट। अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट में क्या क्या बात किया था कि हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ चाहिए? तो हमें चाहिए कि इट शुड सपोर्ट मल्टीपल प्रोवाइडर्स, पेटीएम, रेजर पे एक्सेट्रा जो हम बना ही रहे हैं। इट कैन ईजिली ऐड न्यू गेटवे इन द फ्यूचर, हमने इसको ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो किया है, राइट? क्योंकि हमने एक इंटरफेस रखा है और मल्टीपल गेटवेज वहाँ डाले हैं, तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट था, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड पेमेंट फ्लो। अब हमें एक स्टैंडर्ड पेमेंट फ्लो भी बनाना है, राइट? तो स्टैंडर्ड पेमेंट फ्लो क्या होता है, जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि हर पेमेंट का एक स्टैंडर्ड फ्लो होगा कि पहले पेमेंट को हम वैलिडेट करेंगे, फिर हम उसको इनिशिएट करेंगे, और फाइनली हम उसको कंफर्म करेंगे। और ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए, पहले वैलिडेट होगी, फिर इनिशिएट होगी, और फिर कंफर्म होगी। इसका ऑर्डर कभी स्विच नहीं होना चाहिए। एक बात क्लियर हो गई? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेम्पलेट मेथड यूज़ कर सकते हैं जो हमने डिज़ाइन पैटर्न पढ़ा था। तो इसमें एक मेथड होगा, लेट्स से प्रोसेस पेमेंट, ठीक है? और ये एक टेम्पलेट मेथड होगा, इसके अंदर 3 मेथड्स डिफाइन होंगे, और वो तीन मेथड्स कौन है? वो 3 मेथड होंगे, लेट्स से एक तो हमारा होगा इनिशिएट, एक होगा वैलिडेट, और लेट्स से हम एक बना देते हैं कंफर्म, ठीक है? तो ये 3 मेथड्स होंगे, इनिशिएट, वैलिडेट, कंफर्म, जिसको मैंने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया। यानी कि जो भी हम अभी चाइल्ड क्लासेस बनाने वाले हैं उनका काम होगा इस इनिशिएट, वैलिडेट और कंफर्म को डिफाइन करना, और वो इसको किसी भी तरह डिफाइन कर सकती हैं, बट प्रोसेस पेमेंट मेक श्योर करेगा कि इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए। यानी कि अगर आप समझ जाओ तो प्रोसेस पेमेंट के अंदर कोड में कैसे लिखा होगा, उसमें ऐसे लिखा होगा कि पहले कॉल करो इनिशिएट। अब वो किसी का भी इनिशिएट कॉल हो सकता है, मतलब किसी भी चाइल्ड क्लास का इनिशिएट कॉल हो सकता है, तो वो इनिशिएट में वो कुछ भी कर रहा हो, पर पहले इनिशिएट होगी, उसके बाद कॉल करो वैलिडेट, और फाइनली कॉल करो कंफर्म, राइट? आई होप आपको ये समझ आया होगा।
ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस पेमेंट के अंदर हो रहा होगा और हमने 3 मेथड्स छोड़ दिए हैं, इनिशिएट, वैलिडेट और कंफर्म। इसको हमने ओपन रखा है, बेसिकली डिक्लेयर किया है। इसको डिफाइन करने की जिम्मेदारी अगेन चाइल्ड क्लास की है। अब हम फटाफट से इसकी चाइल्ड क्लासेस बना लेते हैं। तो फिर ध्यान से सोचो कौन कौन सी चाइल्ड क्लास होगी इसकी। अगेन वही चाइल्ड क्लास होगी जिसके हमने बैंकिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करना है। तो एक तो चाइल्ड क्लास हो जाएगी हमारे पास पेटीएम की, पेटीएम गेटवे की। एक हमारे पास चाइल्ड क्लास हो जाएगी रेजर पे गेटवे की, और कल को हम इसको और भी चाइल्ड क्लासेस में और भी डाल सकते हैं। और हर चाइल्ड क्लास, ये जो पेटीएम गेटवे है इसके पास रेफरेंस होता होगा हमारा पेटीएम बैंकिंग सिस्टम का, रेजर पे का पास रेफरेंस होता होगा रेजर पे बैंकिंग सिस्टम का, जो कि यहाँ पे मौजूद है, राइट। तो हम फटाफट से एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 गेटवे इंट्रोड्यूस कर लिए, पेटीएम गेटवे और रेजर पे गेटवे। इन तीनों ने क्या किया, इनिशिएट, वैलिडेट और कंफर्म, इनिशिएट, वैलिडेट और कंफर्म तीनों को डिफाइन कर दिया, जो यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर थे। और यहाँ पे जो प्रोसेस पेमेंट का मेथड है वो क्या करेगा, वो इसको मेक श्योर करेगा कि ये जो इनिशिएट, वैलिडेट और कंफर्म है ये इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो, कि पहले इनिशिएट हो, फिर वैलिडेट हो और फिर कंफर्म हो। ये मेथड्स ये बताते हैं कि वो कंफर्मेशन, वैलिडेशन और इनिशिएशन कैसे होगा। हो सकता है पेटीएम के कुछ अलग लॉजिक हो, रेजर पे के कुछ अलग लॉजिक हो, राइट। वो हम कोड में देख लेंगे कि हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं। बट आप ये मान के चलो कि दोनों अलग अपने अपने तरीके से इनिशिएट, वैलिडेट और कंफर्म को ओवरराइड करेंगे, लेकिन कॉल वो किस ऑर्डर में होगा वो डिसाइड करेगा हमारा प्रोसेस पेमेंट, जो कि हमने टेम्पलेट मेथड पैटर्न में भी देखा होगा। अब क्योंकि मैंने बोला कि इसके पास बैंकिंग सिस्टम का रेफरेंस है, यानी कि पेटीएम गेटवे के पास रेफरेंस होता होगा हमारा इसका पेटीएम बैंकिंग सिस्टम का, राइट। और इसके पास हैज़ अ रिलेशनशिप होता होगा रेजर पे बैंकिंग सिस्टम का, रेजर पे गेटवे का, राइट। तो ये होता होगा। तो अब आप दोबारा से सोच सकते हो कि पेमेंट गेटवे के पास डायरेक्टली पेटीएम बैंक सिस्टम का ऑब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि ये तो अगेन आपने कहा था इंटरनेट में कहीं और एग्जिस्ट करता है। तो इसको डिफेंड करने के लिए आप अगेन ये समझ सकते हो कि हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो गेटवे का पूरा डिज़ाइन है, इसके बीच में हमारे पास कोई प्रॉक्सी हो सकती है जिसे हम रिमोट प्रॉक्सी बोलते हैं, या हो सकता है ये जो डिज़ाइन है, ये जो हमारे पास हायरार्की है ना, ये हमारी एप्लीकेशन में पूरा का पूरा एक प्रॉक्सी का ही काम कर रहा है। यानी कि ये सब तो रियल है, ये हमारी एप्लीकेशन में एक्चुअली में हमने बनाया हुआ है, राइट। पर ये सब एक प्रॉक्सी है जो एक्चुअली इंटरनेट के थ्रू एक थर्ड पार्टी वेंडर्स को कॉल करती है। तो ये जो हमने पेमेंट बैंकिंग सिस्टम बनाया है, सॉरी पेटीएम बैंकिंग सिस्टम बनाया है, ये एक प्रॉक्सी है एक्चुअल पेटीएम बैंकिंग सिस्टम का, जो बीच में जो इंटरनेट आता है उसके थ्रू ये जो पेटीएम की ऐप होगी ना, उसमें जो बैंकिंग सिस्टम की हमारे को जो उन्होंने जो क्लास दे रखी होगी उसके मेथड्स कॉल करती होगी थ्रू HTTP कॉल्स। सेम ये जो रेजर पे बैंकिंग सिस्टम है, ये एक्चुअली हमने अपने कोड में लिखा हुआ है, बना रखा है, और ये एक सिर्फ प्रॉक्सी है। किसकी प्रॉक्सी है, ये भी इंटरनेट के थ्रू एक्चुअली रेजर पे से कांटेक्ट करती होगी, रेजर पे के बैंकिंग सिस्टम से कांटेक्ट करती होगी। तो अब ये सब मान के चल सकते हो। अगेन हम इसी निटी ग्रिटीज में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं मैटर करता कि वो कैसे उसके थ्रू बात करे, क्योंकि हमें वो बनाना भी नहीं है, राइट। वो एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। आप बस ये मान के चलो कि हमने ये गेटवे बना रखा है और इनका काम है एक्चुअल बैंकिंग सिस्टम से बात करना, चाहे वो पेटीएम का बैंकिंग सिस्टम हो या रेजर पे का बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो हमने कहा इनके पास एक हैज़ अ रिलेशनशिप होगा। अब एक बार दोबारा से सोचते हैं कौन सा हैज़ अ रिलेशनशिप होगा। देखो जनरली क्या ये जो गेटवे है इसके बिना बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है? अब अगर ये प्रॉक्सी है, राइट, ये हमारी एप्लीकेशन में बनी हुई एक प्रॉक्सी है, तो आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों? अगर गेटवे ही नहीं है तो उसका बैंकिंग सिस्टम क्यों होगा, राइट। तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड है अपने गेटवे से। और कौन सा कॉम्पोजिशन है, रिलेशन है जो बहुत स्ट्रांग बाउंड होता है? प्योर कॉम्पोजिशन, राइट। यानी कि हम डायमंड ऑपरेटर यहाँ पे हमें लगाना चाहिए जो कि क्लोज डायमंड होगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं और इसको हमें क्लोज डायमंड ऑपरेटर से रिप्लेस कर देते हैं ऐसे, ठीक है। सेम तरीके से हम इसमें भी कर लेंगे। यहाँ पे भी सिंपल एसोसिएशन रिलेशनशिप की जगह हमें क्लोज डायमंड ऑपरेटर लगा देते हैं और इसको प्योर कॉम्पोजिशन रिलेशन बोल देते हैं। तो ये हमारा एक हायरार्की तैयार हो गई। हमने क्या किया, हमने बैंकिंग सिस्टम को बना लिया, हमने पूरे के पूरे गेटवे को बना लिया, ठीक है। अब देखो सबसे ज़रूरी बात, हमने अपने फ्लो में ये सब चीज़ें तो कर ली, दैट सपोर्ट मल्टीपल प्रोवाइडर्स, ठीक है। वी कैन इजीली ऐड न्यू गेटवेज, स्टैंडर्ड पेमेंट फ्लो भी बना लिया हमने और रिक्वायर्ड वैलिडेशंस भी लगा ली। वो तो हम कोड में लगा लेंगे कि कौन कौन सी वैलिडेशंस होनी चाहिए। अब हमने जो कहा था ना रीट्राई मैकेनिज्म को हमें हैंडल करना है, वो अभी तक हमने उस पर काम नहीं किया, ठीक है। अब एक बार उस पर काम करके देखते हैं। अब इसको ध्यान से समझो, एक्चुअली रीट्राई मैकेनिज्म पे हम रीट्राई मैकेनिज्म को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन रीट्राई करेगा पेमेंट। लेट्स से हमारा एक क्लाइंट है। अब क्लाइंट कौन है?
क्लाइंट कोई भी क्लास हो सकती है जो इस क्लास को कॉल करेगी, पेमेंट गेटवे को कॉल करेगी। अभी वो क्लास हमने बनाई नहीं है, इसलिए हमने उसका अभी नाम नहीं दिया, हमने बोल दिया वो क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट हो सकता है जो इस पेमेंट गेटवे को कॉल करता होगा। अब पेमेंट गेटवे खुद से तो इनिशिएट, वैलिडेट और कंफर्म नहीं करता, उसके पास कंक्रीट क्लासेस हैं उसके लिए। तो लेट्स से हमारा पेटीएम गेटवे कॉल होता होगा। अब पेटीएम गेटवे ने पहले इनिशिएट किया, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसने पेमेंट को इनिशिएट करने की कोशिश की, पेमेंट इनिशिएट हो गई। फिर उसने वैलिडेट करने की कोशिश की, पेमेंट वैलिडेट हो गई। फिर उसने कंफर्म करने की कोशिश की, पेमेंट फेल हो गई कंफर्मेशन स्टेज पे। अब क्या हुआ होगा, जब पेमेंट फेल हो गई तो इसने यहाँ पे, अगर हमारा जो क्लाइंट होगा जो इससे बात कर रहा होगा, इसने इसको बोला होगा पेमेंट फॉल्स, या मतलब फेल्ड, राइट। तो एक लेट्स से बूलियन फॉल्स रिटर्न किया होगा। अब जब इसको फॉल्स रिटर्न किया तो यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, या तो हम उस क्लाइंट में हम रीट्राई मैकेनिज्म अप्लाई कर दें कि क्लाइंट दोबारा से रीट्राई करे, दोबारा से रीट्राई करे, दोबारा से रीट्राई करे। पर ये गलत चीज़ है, गलत सिस्टम है। क्यों? क्योंकि अब क्लाइंट डिपेंडेंट हो गया रीट्राई मैकेनिज्म पे। अब क्लाइंट लेट्स से पेटीएम का रीट्राई मैकेनिज्म अलग है, रेजर पे का अलग है, और कोई भी एक थर्ड पार्टी वेंडर आता है जिसका रीट्राई मैकेनिज्म सब में अलग है, ठीक है। तो अब ना हमें क्लाइंट में चेंजेस करने पड़ेंगे उस रीट्राई मैकेनिज्म को अडॉप्ट करवाने के लिए। तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि हम रीट्राई मैकेनिज्म ना कहीं एक और नई क्लास में इंटीग्रेट करें, जो कहीं हम यहाँ बनाएं, राइट, कहीं यहाँ बनाएं। वो देखते हैं वो क्लास कौन सी होगी। अब एक बार ध्यान से सोचो, हम क्या रीट्राई मैकेनिज्म इस पेमेंट गेटवे के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकते? यानी कि जब लेट से ये वैलिडेट करने की कोशिश करता है ना पेमेंट, तो ही हमने बोल दिया 3 बार रीट्राई करियो भाई। सेम जब ये रेजर पे वैलिडेट करता है तो हमने बोल दिया तू 5 बार रीट्राई करियो, क्योंकि लेट से रेजर पे ज़्यादा अनसक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं पेटीएम से, राइट। तो मैं इसको बोला 5 बार ट्राई करियो। पर ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन रेजर पे या पेटीएम या जो भी हमारे थर्ड पार्टी वेंडर्स आ रहे हैं, हो सकता है हम खुद से इंटरनली उसका रीट्राई मैकेनिज्म चेंज करते जाएं। अब हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, पेटीएम के अंदर आना पड़ेगा, रेजर पे के अंदर आना पड़ेगा, उनका रीट्राई मैकेनिज्म के साथ खेलना पड़ेगा। और ये तो ट्रू क्लासेस है ना, ट्रू क्लासेस मतलब इनका काम सिर्फ पेमेंट करने का होना चाहिए। ये रीट्राई मैकेनिज्म को क्यों हैंडल करेंगे? ये तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगेन तो हम यहाँ भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, देखो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करने वाले हैं अपना प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न प्रॉपरली, रिमोट प्रॉक्सी नहीं बल्कि प्रॉपर प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ा था प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न वाली वीडियो में। हम क्या करेंगे, हम ना एक प्रॉक्सी क्रिएट करेंगे इस पेमेंट गेटवे की, एक प्रॉक्सी क्रिएट करेंगे। और प्रॉक्सी क्या होती है आपको पता ही है, इनहेरिट करती है सेम क्लास जिसको रियल सब्जेक्ट इनहेरिट करते हैं, और उसके पास एक हैज़ अ रिलेशनशिप होता है रियल क्लास से, ताकि जो भी ये रिक्वेस्ट है एक रियल सब्जेक्ट को डेलीगेट कर सके, राइट। यही हमने पढ़ा था। अब हम ये प्रॉक्सी को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं और हम ये कौन सी प्रॉक्सी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको पता है हमारे पास 3 तरह की प्रॉक्सी होती है, ठीक है। एक हमारे पास होती है वर्चुअल प्रॉक्सी, एक हमारे पास होती है प्रोटेक्शन प्रॉक्सी, और एक हमारे पास होती है आपकी रिमोट प्रॉक्सी, राइट। यहाँ पे हम रिमोट तो यूज़ नहीं कर रहे, राइट। वो जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको बता ही दिया, जो कि हम दिखा नहीं रहे उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो बैक ऑफ द एप्लीकेशन यूज़ हो रही होगी। हम यहाँ पे वर्चुअल प्रॉक्सी यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम किसी भी और ऑब्जेक्ट के को एक्सपेंसिव जो ऑब्जेक्ट है हम उसको क्रिएट नहीं कर रहे। आपने वर्चुअल प्रॉक्सी में हमने एग्जांपल भी पढ़ा था, राइट। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रोटेक्शन प्रॉक्सी, क्योंकि हम ये जो पेमेंट गेटवे का ऑब्जेक्ट है या रेजर पे का ऑब्जेक्ट है इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम इनमें एक वैलिडेशन लगा रहे हैं सीधा कॉल करने से पहले। तो अभी मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी आप इसको देखो फिर आपको बेटर समझ आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉक्सी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, लेट्स इसको हम बोलते हैं पेमेंट गेटवे प्रॉक्सी। तो देखो हमने पेमेंट गेटवे प्रॉक्सी इंट्रोड्यूस कर लिया, और इसमें क्या किया, अब क्योंकि ये भी एक तरह का पेमेंट गेटवे है तो इसको इनहेरिट करता है, यानी कि इज अ रिलेशनशिप, राइट। और अब हमने पता है प्रॉक्सी पैटर्न में क्या होता है, इसके पास एक हैज़ अ रिलेशनशिप होता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट से, चाहे वो पेमेंट गेटवे हो या रेजर पे गेटवे हो। यानी कि इसके पास सबसे पहले तो एक रेफरेंस होता होगा पेमेंट गेटवे का, लेट्स से आई पेमेंट गेटवे जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसी का रेफरेंस रख लेते हैं ताकि कोई भी आ पाए इसके अंदर। रियल कह लेते हैं इसको, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके पास एक पेमेंट गेटवे का ऑब्जेक्ट होता होगा। अब क्योंकि ये प्रॉक्सी है तो आपको पता है हम प्रॉक्सी में क्या करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले वो सारे मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रोसेस पेमेंट मेथड को। अब ये प्रोसेस पेमेंट मेथड कौन सा है, ये वाला जो हमारा जो टेम्पलेट मेथड था ना, ये वाला, इसी को हमने यहाँ पे दोबारा से
डिफाइन किया, यानी कि इसको हमने ओवरराइड किया। अब जब भी बेसिकली प्रॉक्सी के थ्रू होके कॉल जाएगा ना, प्रोसेस पेमेंट मेथड पहले प्रॉक्सी का कॉल होगा क्योंकि इसको ओवरराइड कर रहा है, और फिर ये रियल सब्जेक्ट की तरफ रीडायरेक्ट करेगा। अब प्रॉक्सी पैटर्न क्या कर सकता है, ये जो प्रोसेस पेमेंट वाला मेथड है ना, इसमें रीट्राई मैकेनिज्म यूज़ कर सकता है, इसमें वो रीट्राई लॉजिक यूज़ कर सकता है, यानी कि रियल सब्जेक्ट को कॉल करने से पहले प्रॉक्सी मेक श्योर कर रहा है कि रीट्राई मैकेनिज्म मैं अपने अंदर वैलिडेट करूं। यानी कि अगर इसको पेमेंट गेटवे का ऑब्जेक्ट मिलता है, यहाँ पे जो रियल ऑब्जेक्ट है इसके पास, तो वो हो सकता है 3 बार रीट्राई करे। अगर रेजर पे का मिलता है तो हो सकता है 5 बार रीट्राई करे। जो भी रीट्राई लॉजिक है ना, वो इस प्रॉक्सी का है, यानी कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी रीट्राई मैकेनिज्म को यूज़ करने की। बाकी क्या करता है, ये तो सिर्फ डेलीगेट कर देता है रिक्वेस्ट रियल ऑब्जेक्ट को, राइट। तो यानी कि इसके पास बाकी मेथड भी आ जाएंगे। तो एक बार बाकी मेथड बना लेते हैं, इनिशिएट। तो देखो हमने फटाफट बाकी सारे मेथड भी बना लिए, इनिशिएट, वैलिडेट, कंफर्म। और ये मेथड क्या करेंगे आपको सिंपली पता है। इनिशिएट क्या करेगा, जो भी यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है उसका इनिशिएट कॉल कर देगा, वैलिडेट उसका वैलिडेट कॉल कर देगा, और कंफर्म उसका कंफर्म कॉल कर देगा, यानी कि सीधा पास थ्रू करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, सिंपल। तो हमने ये भी बना लिया, ठीक है। अब आपको समझ आई गया होगा। अब हमारे पास क्या रह गया, हमने अपने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ही लिया है, रीट्राई मैकेनिज्म भी कर लिया, एरर हैंडलिंग हम कोड में कर लेंगे, स्टैंडर्ड पेमेंट फ्लो भी बना लिया, और इजीली हम नए गेटवे को हैंडल भी कर सकते हैं। अब अपनी कुछ चीज़ें बना लेते हैं, एक फैक्ट्री बना लेते हैं जो इस पेमेंट गेटवे और रेजर पे गेटवे को इंट्रोड्यूस करता होगा, बेसिकली इसको क्रिएट करता होगा। तो अब तो आप ये सब चीज़ें समझ ही गए होंगे, बेसिक चीज़ें फैक्ट्री बनाना। तो उसको फटाफट से एक फैक्ट्री बना लेते हैं। तो देखो मैंने गेटवे फैक्ट्री बना ली, ठीक है। गेटवे फैक्ट्री क्या करेगी, उसके पास एक वो क्रिएट करेगी या तो रियल ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिकली रेजर पे गेटवे, या फिर पेमेंट गेटवे, या फिर प्रॉक्सी। बट एक्चुअली जब भी वो रिटर्न करेगी ना, वो रिटर्न तो हमेशा प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट ही करेगी। बस उसके इंटरनली वो जो प्रॉक्सी के अंदर रियल है ना, रियल ऑब्जेक्ट है, उसमें या तो पेमेंट गेटवे पास कर देगी या रेजर पे गेटवे पास कर देगी, राइट। वो हम कोड में देख लेंगे कैसे होगा। अभी आप मान के चलो हमारे पास एक गेटवे फैक्ट्री है जिसके पास एक मेथड होगा, लेट्स से क्रिएट गेटवे, ठीक है। वो लेट से एक गेटवे टाइप ले लेता होगा। अब गेटवे टाइप क्या है, गेटवे टाइप अगेन हम एक इनम बना सकते हैं, ठीक है। उसमें जो जो गेटवेज हमारे पास हैं, जैसे अभी तक पेटीएम और रेजर पे का है, उसको स्टोर कर सकते हैं। तो वो एक गेटवे टाइप लेता होगा बस, और उसके लिए उसकी वजह से, उस टाइप की वजह से हमें एक गेटवे रिटर्न करता होगा, या तो पेटीएम या रेजर पे। तो हम फटाफट से वो इनम भी बना लेते हैं। लेट से हम यहाँ पे बनाते हैं अपना गेटवे टाइप, ठीक है। तो ये हमारा इनम है, इसमें बस 2 ही वैल्यू होंगी, जिसको हम कह सकते हैं एक तो पेटीएम और एक रेजर पे। तो फटाफट ये लिख लेते हैं, पेटीएम और रेजर पे, ठीक है। और इट हैज़ अ गेटवे टाइप, एक तो ये चीज़ भी हो गई। अब क्या रह गया, अब बस ये रह गया कि इस पेमेंट रिक्वेस्ट को, इस वाले जो गेटवे का पूरा हमारे पास लॉजिक है, जिसमें हमारे पास ये प्रॉक्सी भी है, इसे कॉल कौन करेगा, राइट। तो हमारे पास बेसिकली एक कंट्रोलर मेथड या मैनेजर लेवल पे एक मेथड्स रह गए जो एक्चुअली इसको कॉल करने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी के लिए हम उस मेथड का नाम रखते हैं, सॉरी उस क्लास का नाम रखते हैं पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस। और पेमेंट सर्विस का काम होगा एक्चुअली पेमेंट गेटवे से इंटरेक्ट करना, यानी कि इट हैज़ अ पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो हम ये भी एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, पेमेंट गेटवे, लेट्स से पीजी। तो इसके पास एक पेमेंट गेटवे का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब जो भी कॉल होंगी ना, इस सर्विस के थ्रू होके जाएंगी। अब हम एक काम करते हैं, सिर्फ सर्विस के थ्रू ही क्यों, अब क्योंकि हमने सर्विस बनाया ही है और हर बार हम इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करते हैं पर बनाते नहीं है। तो आज हम एक कंट्रोलर लेयर भी बना लेते हैं जिसको हम बोलेंगे पेमेंट कंट्रोलर, ठीक है। तो अब हमने कंट्रोलर लेयर भी बना दी। अब क्योंकि हमने याद है डिस्कस किया था कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है ना, ये बहुत ही प्लग एंड प्ले होनी चाहिए, कि कोई भी और एप्लीकेशन, चाहे वो अमेजन हो, जेप्टो हो, कोई भी हमारी एप्लीकेशन को अपने अंदर इंटीग्रेट कर पाए। अब इंटीग्रेट करने के लिए उसे कॉमन एक एंट्री पॉइंट चाहिए, एक सिंगल एंट्री पॉइंट, उसको हमने बोला है हमारा पेमेंट कंट्रोलर। ये एंट्री पॉइंट है, इसके थ्रू ही एंट्री होगी, राइट। और एंट्री पॉइंट किससे बात करेगा, सिर्फ सर्विस से बात करेगा, और सर्विस इस पूरी हायरार्की को डिस्कस करेगी, राइट, पूरी हायरार्की के साथ बात करेगी। तो ये हमने सोचा है इस तरह की हमारी कॉल ट्रांसफ़र होगी। हम सीधा सर्विस को भी एक कंट्रोलर क्लास बना सकते थे, पर जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं, कंट्रोलर लेयर अलग रखें और एक सर्विस लेयर अलग रखें। कंट्रोलर का काम होना चाहिए सिर्फ रीडायरेक्ट करने का, और सर्विस का काम होना चाहिए बिजनेस लॉजिक को हैंडल करने का। और एक्चुअली सर्विस को ही तो पता है बिजनेस के बारे में, कि कौन सा गेटवे है, कौन सा बैंकिंग सिस्टम है, कौन सा पेमेंट रिक्वेस्ट है, सब सर्विस को पता है। तो ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके
इसके पहले मेथड ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसके पास एक मेथड है पेमेंट, सॉरी इसके पास पेमेंट गेटवे का टाइप है। तो एक तो कॉमन मेथड हो गया, लेट्स से सेट गेटवे। ये क्या करता होगा, एक गेटवे लेता होगा पीजी और उसे इसमें सेट कर लेता होगा, सिंपल सेट गेटवे, ठीक है। और फाइनली एक और मेथड रख लेते हैं जो कि है हमारा प्रोसेस पेमेंट। ये खाली मेथड हो सकता है क्योंकि इसके पास पीजी तो है ही। तो जैसे ही ये प्रोसेस पेमेंट कॉल करता होगा, कौन करेगा कॉल, कंट्रोलर करेगा। तो जैसे ही कंट्रोलर इस प्रोसेस पेमेंट को कॉल करता होगा, ये इस पेमेंट गेटवे का प्रोसेस पेमेंट मेथड कॉल कर देता होगा। अब वो कौन सा पेमेंट गेटवे होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने पेटीएम पास किया है या रेजर पे पास किया है इंटरनली। वैसे तो इंटरनली हमेशा प्रॉक्सी पास होगा और प्रॉक्सी ही बात करेगा पेटीएम से या रेजर पे से। तो अब आप फ्लो इस तरह समझ लो कि हमारे पास प्रोसेस पेमेंट है जो कि कॉल करेगा कंट्रोलर। तो एक बार कंट्रोलर भी बना लेते हैं। तो कंट्रोलर के पास हमारा पेमेंट सर्विस का एक ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से पीएस, ठीक है। तो वो क्या करता होगा, लेट्स से उसके पास एक मेथड होता होगा हैंडल पेमेंट, और ये भी एक पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लेता होगा और पूरी की पूरी हायरार्की को चला देता होगा एक तरह से। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट कंट्रोलर हैज़ अ पेमेंट सर्विस। तो एक बार देख लेते हैं इस हैंडल पेमेंट के अंदर क्या होता होगा। उससे पहले कुछ चीज़ें हमने जो मिस कर दी वो ये है कि हमारी ये जो फैक्ट्री है ना, इसको अगेन हम सिंगलटन बना देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हम हर बार डिस्कस करते हैं इस तरह की क्लासेस जो फैक्ट्रीज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, कंट्रोलर्स होती हैं, उन्हें सिंगलटन रहना ही अच्छा होता है क्योंकि उनका एक ही इंस्टेंस होना चाहिए थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो हम इसे भी सिंगलटन बना देते हैं और फाइनली अपने कंट्रोलर को भी हम सिंगलटन बना देते हैं, राइट। क्यों को इसको सिंगलटन होना चाहिए आपको पता ही है, ताकि हमारे मल्टीपल इंस्टेंसेस ना हो जो अलग अलग चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। अब हम इसका एक बार हैंडल पेमेंट का एक अंदर से कोड देख लेते हैं, एक सूडो कोड कि क्या हो रहा होता होगा। देखो होता ये होगा कि सबसे पहले ये जो पेमेंट गेटवे है ना, ये एक पेमेंट बेसिकली कंट्रोलर है, ये एक पेमेंट गेटवे का ऑब्जेक्ट लाता होगा। कैसे, ये हमारी गेटवे फैक्ट्री को बोलता होगा कि भाई गेटवे फैक्ट्री। तो ये गेटवे फैक्ट्री को कहता होगा लेट्स से गेट इंस्टेंस, उसमें एक मेथड होगा क्योंकि हर आपको पता ही है क्या कहते हैं सिंगलटन क्लास में गेट इंस्टेंस नाम का मेथड होता है। उसको एक गेटवे टाइप देता होगा पेटीएम या रेजर पे। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमारा क्लाइंट है जो इस कंट्रोलर को कॉल करेगा वो किसके थ्रू पेमेंट करना चाहता है। तो लेट्स से उसने दिया पेटीएम। तो ये जो गेट इंस्टेंस कॉल होगा यानी कि इसका गेट इंस्टेंस कॉल होगा और ये तुम्हें एक ऑब्जेक्ट लाके देगा या तो पेटीएम का या रेजर पे का, और उस ऑब्जेक्ट को किसके अंदर डाल करके दे देगा, एक प्रॉक्सी के अंदर डाल करके दे देगा। तो एक्चुअली इसको ये जो रिटर्न करेगा एक प्रॉक्सी रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न कर दिया इसने एक पेमेंट गेटवे, चाहे वो प्रॉक्सी हो या रियल हो। अब कंट्रोलर क्या करेगा, इस पेमेंट सर्विस के जो सेट गेटवे मेथड है उसे कॉल कर देगा। तो बेसिकली क्या करेगा, पीजी का बेसिकली, अच्छा पेन बदल लेते हैं, पीजी का कॉल कर देगा सेट गेटवे, नॉट पीजी का, सॉरी, इसके पास तो पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट पीएस है, राइट। तो ये पीएस का कॉल कर देगा सेट गेटवे और उसमें ये पीजी पास कर देगा, यानी कि पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट कॉल किया सेट गेटवे और उसमें ये पीजी पास कर दिया पेमेंट गेटवे जो इसको इस फैक्ट्री से मिला था। तो एक चीज़ ये हो गई यानी कि इसका पेमेंट गेटवे भी सेट हो गया। अब फाइनली इसे बस एक और लास्ट चीज़ करने की ज़रूरत है, ये जो हमारा पीएस है पेमेंट सर्विस, इसका कॉल करने की ज़रूरत है प्रोसेस पेमेंट मेथड। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसने क्या किया। पहले एक फैक्ट्री को ला करके बोला कि भैया मुझे ला करके दे एक पेमेंट गेटवे का ऑब्जेक्ट। तो फैक्ट्री को इसने गेटवे टाइप दिया, इसने इसको या तो पेटीएम का या रेजर पे का ऑब्जेक्ट ला करके दिया और एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को रैप करके किसमें दिया, प्रॉक्सी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक रियल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसको पेमेंट गेटवे मिला, इसने पेमेंट सर्विस के सेट गेटवे में दे दिया पेमेंट सर्विस, बेसिकली पेमेंट गेटवे। तो यानी कि सेट्स गेटवे कॉल हुआ और इस पेमेंट सर्विस के अंदर वो गेटवे चला गया और फाइनली इसने प्रोसेस पेमेंट कॉल कर दिया, यानी कि ये वाला मेथड कॉल कर दिया। जैसे ये वाला मेथड कॉल हुआ, इसने क्या किया, इसने पीजी का प्रोसेस पेमेंट कॉल कर दिया। पीजी क्या है, पेमेंट गेटवे, इसका प्रोसेस पेमेंट मेथड कॉल कर दिया। इसका प्रोसेस पेमेंट मतलब हमेशा प्रॉक्सी का प्रोसेस पेमेंट कॉल होगा। वो क्या करेगा, वो रीट्राई मैकेनिज्म भी करेगा और इनिशिएट, वैलिडेट और कंफर्मेशन को लाइन बाय लाइन यानी ऑर्डर वाइज करेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन उसके पास रियल सब्जेक्ट कौन सा है, पेटीएम का है या रेजर पे का है, उनका इनिशिएट, वैलिडेट और कंफर्म कॉल हो जाएगा। इनिशिएट वो खुद हैंडल करेंगे, कंफर्म वो खुद हैंडल करेंगे। जैसे ही इनका वैलिडेट कॉल होता होगा, ये क्या करते होंगे, ये अपनी रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर देते होंगे बैंकिंग सिस्टम पे। तो इसका वैलिडेट रिक्वेस्ट कर देता होगा पेटीएम बैंकिंग सिस्टम को कि प्रोसेस पेमेंट, और रेजर पे का वैलिडेट
डेलीगेट कर देता होगा रेजर पे बैंकिंग सिस्टम को कि प्रोसेस पेमेंट। अब प्रोसेस पेमेंट या तो ट्रू देता होगा या फॉल्स देता होगा, सेम ये भी ट्रू दे सकता है या फॉल्स दे सकता है। तो उसके पास वैलिडेट या तो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। अगर अनसक्सेसफुल होगा तो गेटवे रीट्राई करेगा, और अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ से वो ट्रू रिटर्न कर देगा किसको, सर्विस को, सर्विस किसको, कंट्रोलर को, और कंट्रोलर किसको रिटर्न करेगा फाइनली, क्लाइंट को। तो ये पूरा का पूरा इंटरेक्शन हो रहा होगा, बहुत ही मेसी बन गया अगेन कोड। तो हम एक बार इसका क्लीन कोड देख लेते हैं। तो देखो ये मैंने क्लीन कोड ड्रॉ किया, ये पूरा का पूरा वही है जो हमने बात किया। ये हमारी गेटवे फैक्ट्री हो गई और ये हमारा गेटवे टाइप हो गया पेटीएम या रेजर पे, राइट। ये हमारा पेमेंट गेटवे है जिसमें अलग अलग तरह के गेटवे हो सकते हैं, पेटीएम का भी हो सकता है, रेजर पे का भी हो सकता है, और ये हमारी प्रॉक्सी हो गई। बाकी सारा पूरा का पूरा फ्लो वही है। ये हमारा बैंकिंग सिस्टम का फ्लो है, ये हमारी सर्विस है, और ये हमारा कंट्रोलर लेयर है। और कंट्रोलर के अंदर हमारा ये वाला मेथड है हैंडल पेमेंट का, राइट। तो आई होप आपको यूएमएल थोड़ा बहुत समझ आया होगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो फटाफट चलते हैं कोड की तरफ। तो देखो अब आपको कोड बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। कोड में कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने एक पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो हमने कहा था सेंडर, रिसीवर, अमाउंट और करेंसी, और इसमें कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके ये सारी वैल्यूज़ को हमने एक इनिशियल वैल्यूज़ दे दी, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा था हमारे पास एक बैंकिंग सिस्टम है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बैंकिंग सिस्टम के पास एक ही मेथड है प्रोसेस पेमेंट, जो कि एक अमाउंट लेता है, ठीक है। और ये एक इंटरफेस है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो हमारे पास जो कंक्रीट क्लासेस होंगी वो होगी पेटीएम की बैंकिंग सिस्टम या रेजर पे का बैंकिंग सिस्टम। दोनों के पास एक प्रोसेस पेमेंट होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिमुलेशन के लिए ना, ताकि कुछ फॉल्स रिजल्ट भी आए हमारे पास कि कई बार हो सकता है पेमेंट फेल हो जाए, मैंने इस प्रोसेस पेमेंट में सिमुलेट किया 20% सक्सेस रेट। कैसे, मैंने C++ का रैंडम मेथड यूज़ किया। अगर आप जावा में कोड कर रहे हो आप जावा का रैंडम मेथड यूज़ कर सकते हो। और मैंने क्या किया, <20 रिटर्न किया। बेसिकली 20% चांस है इसके सक्सेस होने का और 80% चांस है फेल होने का, राइट। तो पेमेंट जो पेटीएम के थ्रू होगी 80% फेल होगी। ऐसे ही मैंने रेजर पे में किया, और रेजर पे में 90% चांस है सक्सेस का, सिर्फ 10% फेल होने के चांसेस है, ताकि हम रीट्राई मैकेनिज्म को चलता हुआ देख सकें, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम। अब अपना गेटवे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, पेमेंट गेटवे। मैंने क्या कहा था, पेमेंट गेटवे के पास एक बैंकिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और उसके पास क्या होगा, इनिशियली हमने उसके कंस्ट्रक्टर में इस बैंकिंग सिस्टम को नल पॉइंटेड डिक्लेयर कर दिया, और हमने अपना बनाया एक टेम्पलेट मेथड जो कि था प्रोसेस पेमेंट, राइट। इसके पास क्या होता होगा, एक पेमेंट रिक्वेस्ट होती होगी। अब उस पेमेंट रिक्वेस्ट पे ये पेमेंट को प्रोसेस करता होगा, राइट। कैसे करता होगा, देखो ये 3 इफ स्टेटमेंट्स देखो ध्यान से। इसने क्या किया, सबसे पहले वैलिडेट की पेमेंट को, वैलिडेट पेमेंट इस रिक्वेस्ट को लेके, राइट। उसके बाद इनिशिएट की पेमेंट इस रिक्वेस्ट को लेके, और फाइनली कंफर्म की पेमेंट इस रिक्वेस्ट को लेके। तीनों में अगर कोई भी फेल होता है तो इसने एरर थ्रो कर दिया, वैलिडेशन फेल्ड, इनिशिएशन फेल्ड या कंफर्मेशन फेल्ड। तो ये हमने एरर हैंडलिंग भी कर दी अपने कोड में, राइट। तो और ये हमारा टेम्पलेट मेथड भी हो गया कि पहले हमेशा वैलिडेट कॉल होगा, फिर इनिशिएट और फिर कंफर्म। अब ये वाला जो मेथड है ना, ये वाली जो क्लास है, सॉरी पेमेंट गेटवे, ये हमारी टेम्पलेट मेथड क्लास है, राइट। तो इसने तो बस बता दिया वैलिडेट कॉल होगा, इनिशिएट कॉल होगा और कंफर्म कॉल होगा, पर उनको डिफाइन नहीं किया। देखो उनको यहाँ पे वर्चुअल मेथड बना रखा है। तो एक्चुअली इनको डिफाइन करने का काम किसका होगा, चाइल्ड क्लासेस का, यानी कि उन्हीं का एक्चुअली वैलिडेट, इनिशिएट और कंफर्म कॉल होता होगा। और अगर कुछ भी फेल होता होगा तो ये एरर थ्रो हो जाते होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने उसको वर्चुअल बना रखा है। तो फटाफट से रियल ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। एक हमारा ये रहा पेटीएम का गेटवे, इसने पेटीएम गेटवे को ओवरराइड किया, ठीक है, एक्चुअल पेमेंट गेटवे को ओवरराइड किया। और इसने क्या किया, देखो इंटरनली अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर बैंकिंग सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ पे जो हमने बैंकिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट पास किया हुआ था, ये जो पेमेंट गेटवे के पास था, उसके अंदर क्या डाल लिया, न्यू पेटीएम बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि पेमेंट गेटवे हमेशा पेटीएम बैंकिंग सिस्टम से लिंक होगा। ऐसे ही रेजर पे ने क्या किया होगा, अपने अंदर डाल लिया होगा न्यू रेजर पे बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो इसने क्या किया, वैलिडेट, इनिशिएट और कंफर्म को ओवरराइड किया। अब कुछ नहीं कर रहा है, ये सिंपल वैलिडेशन लगाते हैं। एक वैलिडेशन लगाई कि ये पहले बोलेगा वैलिडेशन पेमेंट फॉर, रिक्वेस्ट से निकाल लेगा सेंटर का नाम कि किसके लिए वैलिडेट कर रहा है, और हम बस एक सिंपल एक वैलिडेशन कर रहे हैं कि अमाउंट लेस देन 0 नहीं होना चाहिए जो आप भेज रहे हो, और करेंसी INR ही होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी ट्रू है कि अगर आपका अमाउंट 0 से कम है या 0 है, या फिर आपकी करेंसी INR नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यानी कि वैलिडेशन फेल कर देंगे। आप और भी कंडीशंस लगा सकते हो, अगेन ये तो बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है। अभी के लिए हमने बस ये 2 कंडीशन, एक ही कंडीशन लगाई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है इनिशिएट पेमेंट। ये भी क्या करता है, एक रिक्वेस्ट लेता है और एक बस एक मैसेज देता है पहले तो एक कंसोल पे कि इनिशिएटिंग पेमेंट फॉर इस अमाउंट का, इस करेंसी का और इस सेंडर के लिए, और सीधा बैंकिंग सिस्टम का प्रोसेस पेमेंट कॉल कर देता है। यानी कि इसने किसका बैंकिंग सिस्टम, इसके पास जो पेटीएम का बैंकिंग सिस्टम है उसका प्रोसेस पेमेंट कॉल कर दिया। और वो हमने अभी ऊपर देखा ही था, पेटीएम का जो बैंकिंग सिस्टम है वो ये रहा, उसके पास 20% चांसेस है सक्सेस होने के। तो हो सकता है वो फेल हो जाए, हो सकता है वो सक्सेस हो जाए, वगैरह वगैरह। तो वो देख लेंगे कैसे होता होगा।
तो इसने इसका बैंकिंग सिस्टम कॉल कर दिया। फाइनली हमारे पास है कंफर्म पेमेंट। ये हमेशा मान के चल रहे हैं ट्रू होगा फॉर दिस सिमुलेशन, पर ये भी हो सकता है कुछ वैलिडेशन करता हो कि पेमेंट रिसीवर के अकाउंट में पहुंच गया या नहीं पहुंच गया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ रिटर्न ट्रू करवा दिया, सिर्फ आउटपुट पे कंसोल दिखा के, सॉरी कंसोल पे आउटपुट दिखा के, राइट। तो हमारा ये कंफर्म पेमेंट भी हो गया। सेम तरीके से हमने रेजर पे को कर लिया, उसको एक बैंकिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट दिया, उसमें कुछ वैलिडेशन लगाई, उसमें सिर्फ एक ही वैलिडेशन लगाई, लेट से अमाउंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये INR डॉलर सब एक्सेप्ट करता है, बस अमाउंट जीरो नहीं होना चाहिए। इसने भी इनिशिएट पेमेंट के लिए क्या किया, अपने बैंकिंग सिस्टम के प्रोसेस पेमेंट को कॉल कर दिया, यानी कि ये रेजर पे का बैंकिंग सिस्टम का प्रोसेस पेमेंट कॉल करेगा। अब उसका 90% चांस था सक्सेस होने का। फाइनली कंफर्मेशन में इसने सिर्फ ट्रू रिटर्न कर दिया। तो मैं यहाँ पे भी मान के चल रहा हूँ कि हमेशा कंफर्म तो हो ही जाएगी पेमेंट। अब हमने बनानी थी अपनी प्रॉक्सी, तो ये रही हमारी पेटीएम की गेटवे प्रॉक्सी, ठीक है। इसमें हमने कहा था हमने रीट्राई मैकेनिज्म को यूज़ करना है। तुमने इसमें एक इंट ले लिया रीट्राइज, विच इज़ द नंबर ऑफ रीट्राइज वी विल यूज़, और इसके पास एक पेमेंट गेटवे का ऑब्जेक्ट है विच इज़ द रियल गेटवे, ठीक है। तो इसने कंस्ट्रक्टर में इसको ये ले लिया गेटवे को और मैक्सिमम रीट्राइज को, ये इसका डिस्ट्रक्टर है। अब हम इसका प्रोसेस पेमेंट देखते हैं, यानी कि इसने क्या किया, प्रोसेस पेमेंट को भी ओवरराइड किया जो हमारा पेमेंट गेटवे का ऑब्जेक्ट था, राइट। इसने एक रिक्वेस्ट ली और देखो कैसे किया। ये जो लॉजिक है ना, ये सिर्फ रीट्राई का लॉजिक है। ये हर बार क्या करता है, अटेम्प्ट एक वेरिएबल लेता है, उसको जीरो से इनिशियलाइज करता है और फॉर लूप के अंदर कब तक चलाता है उसको, जब तक वो रीट्राइज के बराबर ना हो जाए, यानी कि जितनी बार हमें रीट्राई करना है उतनी बार वो ना चल जाए, और हर बार को अटेम्प्ट को प्लस प्लस करता रहता है नॉर्मल फॉर लूप की तरह। और हर बार ये चेक करता है कि रियल गेटवे का प्रोसेस पेमेंट कॉल करके चेक करता है जो रिजल्ट आया क्या वो ट्रू है, यानी कि सक्सेसफुल है। अगर है तो यहीं से ब्रेक कर देगा, यानी कि हम इससे बाहर आ जाएंगे। नहीं तो ये क्या करेगा, इसको दोबारा से कॉल करेगा, यानी कि फॉर लूप बार बार कॉल होता रहेगा जब तक रिजल्ट फॉल्स आता रहेगा। और अगर एक बार नंबर ऑफ रीट्राइज पूरे हो गए तो हम क्या थ्रो कर देंगे, पेमेंट फेल्ड आफ्टर इतने नंबर ऑफ रीट्राइज, और ये रहा सेंटर का नाम। तो अगर रीट्राई अभी भी बेसिकली रिजल्ट अगर अभी भी फॉल्स रहा पूरा फॉर लूप खत्म होने के बाद, यानी कि अगर मान लो 3 बार रीट्राई होना था तो तीनों बार रीट्राई हो गया है, पेमेंट अभी भी अनसक्सेसफुल है, तो हम एक एरर मैसेज थ्रो कर देंगे। नहीं तो अगर ये एक बार भी ट्रू हो गया होगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर नहीं जाएगा और ये रिटर्न कर देगा सीधा रिजल्ट को। सिंपल। अब आप ये प्रोसेस पेमेंट समझ ही गए होंगे क्या कर रहा है। ये कुछ नहीं कर रहा, ये एक्चुअली जो रियल गेटवे है ना, जिसके पास रियल ऑब्जेक्ट है, इसी का प्रोसेस पेमेंट ही कॉल करना चाह रहा है। बस उसके ऊपर एक रीट्राई मैकेनिज्म लगा रहा है कि बार बार मैं इसको कॉल करता रहूं, ताकि एक बार फेल हो दूसरी बार करूं, दूसरी बार फेल हो तीसरी बार करूं। बस ये वो कोशिश कर रहा है। आपको एक बार कोड समझोगे, पढ़ के समझोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। उसके बाद जो बाकी 3 मेथड थे वो बहुत सिंपल है, वैलिडेट, इनिशिएट और कंफर्म। सिंपल क्या करते हैं, रियल गेटवे का वैलिडेट कॉल करते हैं, इनिशिएट रियल गेटवे का इनिशिएट कॉल करता है, और कंफर्म रियल गेटवे का कंफर्म कॉल कर देता है। ये सिर्फ डेलीगेट कर देता है, ये सिर्फ डेलीगेशन के लिए है, क्योंकि सारा जो मेन लॉजिक था वो रीट्राई का यहाँ यूज हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, गेटवे फैक्ट्री बनानी थी। तो पहले एक इनम बना लिया गेटवे टाइप, जिसमें पेटीएम और रेजर पे है बस, और ये रही हमारी गेटवे फैक्ट्री। बहुत सिंपल फैक्ट्री है क्योंकि ये सिंगलटन है, तो अगेन हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वगैरह वो सब तो है ही। अब इसके पास एक मेथड है गेट इंस्टेंस, जो कि आपको इंस्टेंस ला करके दे देता है, और मेन मेथड है जो गेट गेटवे है, वो गेटवे टाइप लेता है, और अगर टाइप पेटीएम है तो पेटीएम गेटवे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और क्या करता है, पेटीएम प्रॉक्सी का रिटर्न करता है पेमेंट गेटवे को उसके अंदर दे करके, राइट कट स्टार्ट। और जो हमारा मेन मेथड है वो है गेट गेटवे, वो क्या करता है, टाइप लेता है गेटवे टाइप। अगर टाइप पेटीएम है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक पेमेंट गेटवे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एक पेटीएम गेटवे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, राइट। तो एक कौन सा पेमेंट गेटवे रह रहा है यहाँ पे, पेटीएम का गेटवे। और फाइनली रिटर्न क्या करेगा, पेमेंट गेटवे प्रॉक्सी रिटर्न करेगा, और उसके अंदर ये जो पेटीएम गेटवे का ऑब्जेक्ट था ना, उसके अंदर उसको डाल के दे देगा। क्योंकि हमारे पास प्रॉक्सी में क्या होता है, एक रियल सब्जेक्ट होता है। ये जो हमने यहाँ प्रॉक्सी बनाई थी पेमेंट गेटवे प्रॉक्सी, उसके बाद एक रियल गेटवे था। तो ये फैक्ट्री ने ही पूरा का पूरा काम संभाल लिया कि वो रिटर्न तो हमेशा प्रॉक्सी करेगा। देखो इस केस में भी प्रॉक्सी रिटर्न कर रहा है, पर उसके अंदर वो यहाँ तक पेटीएम का ऑब्जेक्ट डाल करके दे देगा, या एक रेजर पे का ऑब्जेक्ट डाल करके दे देगा। तो अगर आपका जो गेटवे टाइप है वो पेटीएम है, तो पहले इसने पेटीएम का ऑब्जेक्ट बनाया और रिटर्न किया गेटवे प्रॉक्सी का, और उसके अंदर पेटीएम का ऑब्जेक्ट डाल दिया। सेम अगर एल्स पेटीएम नहीं है तो यानी कि रेजर पे होगा, और तो इसने रेजर पे का ऑब्जेक्ट बनाएगा, प्रॉक्सी के पैटर्न प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के अंदर रेजर पे का ऑब्जेक्ट डालेगा और रिटर्न कर देगा प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी फैक्ट्री से जो ऑब्जेक्ट बाहर आएगा वो हमेशा प्रॉक्सी बाहर आएगा, ताकि हम ये वाला प्रॉक्सी यूज़ कर सकें। और सारे मेथड, चाहे तो वो प्रोसेस पेमेंट हो जो भी गेटवे के ऊपर है, या फिर वैलिडेट हो, इनिशिएट हो, कंफर्म हो, सब एक प्रॉक्सी से होते हुए जाएंगे। यानी कि रियल गेटवे पे पहुंचने का एक ही तरीका है, प्रॉक्सी से होते हुए जाना। तो प्रोसेस पेमेंट करना है, प्रॉक्सी से होते हुए जाओगे, यानी कि रीट्राई मैकेनिज्म करेगा। वैलिडेट, इनिशिएट, कंफर्म करना है, प्रॉक्सी से होते हुए जाओगे, ये तो सीधा डेलीगेट कर देगा। चलो ये भी हो गया क्लियर।
अब हम अपना फाइनली एक पेमेंट सर्विस बना लेते हैं। पेमेंट सर्विस में क्या था, अगेन एक सिंगलटन क्लास थी, तो ये सब उसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स वगैरह हो गए। और उसमें एक मेथड था सेट गेटवे, जो कि गेटवे लेता था, उसको सेट करता था, अगर पहले से सेट है तो उसको डिलीट कर देता था। बहुत सिंपल है सब तो। और एक मेथड था प्रोसेस पेमेंट, जो एक पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लेता था और गेटवे का, जो भी इसके पास गेटवे है यहाँ पे, जो भी इसने गेटवे लिया होगा, पेमेंट गेटवे, सेट गेटवे के थ्रू उसका क्या कॉल कर देगा, प्रोसेस पेमेंट, जो हमने देखा भी था। ये रिक्वेस्ट देकर के उसका प्रोसेस पेमेंट कॉल कर देगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको बूलियन रिटर्न कर देगा, ट्रू या फॉल्स। फाइनली हमारे पास ये पेमेंट कंट्रोलर था, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। कट। फाइनली हमारे पास एक पेटीएम पेमेंट कंट्रोलर था, जो कि एक वन स्टॉप क्लास है, सारी की सारी रिक्वेस्ट पेमेंट कंट्रोलर से होते हुए जाती है। इसके पास भी एक स्टैटिक इंस्टेंस है, क्योंकि ये भी एक सिंगलटन क्लास है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स वगैरह हैं। और इसके पास मेथड है हैंडल पेमेंट का। तो ये क्या कर रहा है, एक गेटवे टाइप लेता है, एक एक पेमेंट रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है, और वही सब करता है जो हमने यूएमएल में डिस्कस किया था। सबसे पहले गेटवे फैक्ट्री को बोलता है कि एक गेटवे लेकर के आ, इस टाइप का, कौन सी टाइप का, जो भी हम इसको पास कर देंगे। लेट से हम पेटीएम पास करेंगे तो पेटीएम का ऑब्जेक्ट लेके आएगा, रेजर पे करेंगे तो रेजर पे का। और आपको पता है एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट तो प्रॉक्सी का ही लेके आएगा, उसके अंदर उसने पेटीएम का रेजर पे का ऑब्जेक्ट डाल के रखा होगा, तो वो हमारे पास पेमेंट गेटवे के अंदर आ जाएगा। फिर पेमेंट सर्विस का, जो कि अगेन एक सिंगलटन क्लास है, उसका सेट गेटवे मेथड कॉल कर देगा इस वाले गेटवे को देके, यानी कि इस सर्विस के पास इस वाले गेटवे में गेटवे आ चुका है। और फाइनली वो क्या करेगा, इस पेमेंट सर्विस का प्रोसेस पेमेंट कॉल कर देगा, ये रिक्वेस्ट देके। कौन सी रिक्वेस्ट, जो इसको पेमेंट रिक्वेस्ट मिली होगी, यानी कि हमारे पास जो पेमेंट सर्विस है इसका फाइनली प्रोसेस पेमेंट कॉल हो जाएगा। प्रोसेस पेमेंट गेटवे का प्रोसेस पेमेंट कॉल करेगा। गेटवे आपको पता है प्रॉक्सी होगा, प्रॉक्सी डेलीगेट कर देगा रियल सब्जेक्ट को, उसका प्रोसेस पेमेंट कॉल हो जाएगा। उसके प्रोसेस पेमेंट पे पहले वैलिडेट है, फिर इनिशिएट है, फिर कंफर्म है। इनिशिएट एक्चुअली पेमेंट बैंकिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, और उस हिसाब से रिट्राई होगा या तो नहीं होगा, और फाइनली हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब हमारा फाइनल मेन कोड देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले ये जो लाइन है इसको आप भूल जाओ, ये सिर्फ रैंडम वैल्यू सेट करने के लिए कि हर बार जब भी हम कोड चलाएं तो एक नई रैंडम वैल्यूज जनरेट हो, बस दैट्स इट। अब सबसे पहले हमने एक पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट से सेंडर का नाम है आदित्य। आदित्य पेमेंट भेज रहा है किसको, शुभम को, 1000 रुपये भेज रहा है INR में, बेसिकली 1000 रुपये भेज रहा है एक्चुअली में। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार यूज़ करेंगे पेटीएम को और एक बार यूज़ करेंगे रेजर पे को। तो पहले हम प्रोसेस कर रहे हैं विया पेटीएम। हमने क्या किया, सबसे पहले पेटीएम कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका कॉल कर दिया हैंडल पेमेंट। सॉरी, हमने ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन ये सिंगलटन है, तो हम सीधा इसका गेट इंस्टेंस से हैंडल पेमेंट कॉल कर सकते हैं। हैंडल पेमेंट में हमने पेटीएम पास करना था, क्योंकि हमें पहले पेटीएम के थ्रू देखना है, तो हमने गेटवे में पेटीएम पास कर दिया और ये वाली रिक्वेस्ट दे दी रिजल्ट 1 में, ठीक है। अब हमने क्या किया, सीधा जो भी यहाँ पे आंसर आया होगा, बूलियन में आया होगा, चेक कर लिया कि रिजल्ट क्या है, सक्सेस है या फेल है, मतलब रिजल्ट 1 ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो हम सक्सेस प्रिंट कर देंगे, नहीं तो फेल प्रिंट कर देंगे। सेम हमने एक रिक्वेस्ट 2 ऐसे बनाई। इस बार शुभम ने आदित्य को $500 दिए, $500 दिए, ठीक है। और इस बार हमने रेजर पे के थ्रू किया। अब डॉलर्स रेजर पे एक्सेप्ट कर लेता है, राइट, तो वैलिडेशन में फेल नहीं होगा, राइट। तो इसके पास भी हमने क्या किया, कंट्रोलर का हैंडल पेमेंट कॉल कर दिया रेजर पे देके, ये रिक्वेस्ट देके, रिजल्ट जो भी आता है सक्सेस या फेल उसको प्रिंट कर लिया। अब फाइनली अगर हम इस कोड को चला के देखें, हाँ जी, तो देखो चल गया। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले वैलिडेटिंग पेमेंट हुई, फिर इनिशिएट हुआ, इनिशिएशन फेल हो गई, क्योंकि 90% चांस है ना फेल होने के, तो बार बार फेल होगी। 90% है या 80%, एक बार देख लेते हैं, मैं भूल गया, आई गेस हाँ 80% चांस है फेल होने के, सॉरी यहाँ पे क्या है 20 है, हाँ 80% चांस है, ठीक है। तो इनिशिएशन फेल्ड हो गई, तो रिट्राई 2 हुआ, वैलिडेट किया, इनिशिएट किया, फिर से फेल हो गया, फिर रिट्राई 3 हुआ, वैलिडेट किया, इनिशिएट किया, फिर से फेल हो गया, तीनों बार फेल हो गया, तो आंसर आ गया फेल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो कि जो हमारी ये जो गेटवे फैक्ट्री थी, जब हम इसमें पेटीएम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो हम 3 रिट्राइज करते थे, और इसमें रेजर पे में हम सिर्फ 1 रिट्राई करते थे। यानी कि अगर 3 रिट्राई में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो हम उसको फेल मान लेंगे। अब देखो 80% चांस है फेल होने के, तो हो सकता है वो बार बार फेल हो रहा हो, इसको 80% सक्सेस रेट कर देते हैं, अब सिर्फ 20% चांस है फेल होने के, ठीक है। तो अब हाई चांस है कि हमारा कोड पेटीएम का भी चल जाना चाहिए। तो देखो सक्सेस आ गया फाइनली। तो क्या हुआ, पहले वैलिडेट हुआ, फिर इनिशिएट हुआ, इनिशिएट फेल हो गया, यानी कि पहली बार अटैम्प्ट फेल हो गया, फिर दोबारा इसने रीट्राई किया, वैलिडेट हुआ, इनिशिएट हुआ, फिर से फेल हो गया, इस बार अटैम्प्ट 3 किया, वैलिडेट हुआ, इनिशिएट हुआ, और इस बार इनिशिएट सक्सेसफुल हो गया, इसलिए कंफर्म हुआ। क्योंकि अगर इनिशिएट ही फेल हो जाता तो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप हो रहा था हर चीज़, तो कंफर्म कभी होता ही नहीं। कंफर्म हुआ, आंसर आ गया सक्सेस। सेम अब आप रेजर पे का देख सकते हो, वैलिडेट हुआ, इनिशिएट हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग पेमेंट फॉर 500, और इस बार इनिशिएशन फेल हो गया, यानी कि एक बार रीट्राई फेल हुआ, इसमें एक ही रीट्राई अलाउड था, तो हमने बोल दिया भाई रीट्राई फेल्ड आफ्टर 1 अटेम्प्ट,
और हमने इसको फेल रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम भी रीट्राई बढ़ा देते, हो सकता है दूसरी या तीसरी बार में ये भी सक्सेसफुल हो जाता। आई होप आपको पूरा का पूरा कोड अच्छे से समझ आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी आपको इशू है कोड में तो आप एक बार वीडियो को रिविजिट करो, यूएमएल को एक बार अच्छे से समझ लो और एक बार कोड को दोबारा से खुद से गो थ्रू करके देखो, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब जो लास्ट चीज़ रह गई थी वो था हमारा होमवर्क। तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ होमवर्क के लिए मैंने बचा के रखा है आप लोगों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप उसको इंटीग्रेट करो। तो चलो फटाफट हम होमवर्क की तरफ नज़र मारते हैं। तो देखो ये वो 2 फीचर्स हैं जो मैं चाहता हूँ आप इसको खुद से इंटीग्रेट करो। हम इसको यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर सकते थे, पर मैं चाहूँगा कि आपके लिए एक अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, तो आप इसको इंटीग्रेट करो। तो फीचर के लिए हमारे पास क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अब ना हमारे पास डिफरेंट रीट्राई मैकेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो हमने एकदम सिंपल रीट्राई लिया था कि हम क्या कर रहे थे, एक लूप चला रहे थे जब तक एक थ्रेशोल्ड अचीव नहीं होता। फॉर एग्जांपल 3 रीट्राई था तो 1 2 3 हम 3 बार ट्राई करते और अगर तीनों बार फेल हो जाता तो हम रिटर्न कर देते फॉल्स, राइट, यहाँ की पेमेंट फेल हो गई है। पर मैं चाहता हूँ कि आप ना रीट्राई मैकेनिज्म को भी स्केलेबल बना दो, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट तरह के रीट्राइज होते हैं, एक लीनियर रीट्राई और एक एक्सपोनेंशियल रीट्राई, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। आप उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो, आपको समझ आएगा। लीनियर तो बहुत सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा होगा। जो हमने अभी किया वो लीनियर ही है कि आप पहले एक बार ट्राई करते हो, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम अप टू अ थ्रेशोल्ड। लेकिन एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ थोड़ा सा अलग है। मैं चाहूँगा आप एक बार उसके बारे में थोड़ा सा देखो और हमारे रीट्राई मैकेनिज्म को थोड़ा सा और स्केलेबल बनाओ, एक चीज़। सेकेंड चीज़, मैं चाहता हूँ आप रिकरिंग पेमेंट फ्लो को भी इंटीग्रेट करो हमारी एप्लीकेशन में। तो अभी क्या हो रहा था, अभी हमारे पास एक सेंडर था और एक रिसीवर था। सेंडर रिसीवर को पैसे भेजता है और यही तरह की हमारे पास ट्रांजैक्शन थी, पर अभी तक हमारे पास कोई रिकरिंग पेमेंट या फिर सब्सक्रिप्शन पेमेंट नहीं थी। जैसे अगर आप YouTube प्रीमियम अगर आपने लिया हुआ है तो हर महीने उससे आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, सेम नेटफ्लिक्स के लिए होता है। तो इनको हम रिकरिंग पेमेंट कहते हैं, जो हर महीने होनी ही होनी है, राइट। तो मैं चाहता हूँ आप हमारा जो पेमेंट करने का तरीका है, चाहे वो रिकरिंग पेमेंट हो, नॉर्मल फ्लो हो, उसको भी थोड़ा सा और स्केलेबल बनाओ। और देखो उसमें आप किस तरह से डिज़ाइन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो, बेसिकली टेम्पलेट मेथड को यूज़ कर सकते हो और कैसे उसको आप स्केलेबल बना सकते हो। तो ये सब फीचर्स हैं, मैं चाहूँगा आप इसको इंटीग्रेट करो, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ और अपनी लर्निंग को थोड़ा और इम्प्रूव करो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।